हाय एवरीवन, आई लर्न में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 के पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ऑलराइट, सो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो ऑथर है उनके घर में आग लग जाती है एंड कैसे मम्मी अंदर बाहर कर रही थी फ्रैंटिकली चीज़ों को बचाने के लिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनके पापा के फोटोग्राफ्स। एंड फाइनली फायर फाइटर्स आते हैं एंड उन लोगों को रेस्क्यू करते हैं एंड उसकी मम्मी को रेस्क्यू करते हैं इनफैक्ट। एंड फाइनली वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे जाते हैं ताकि वो रात बिता सके, बिकॉज ऑब्वियसली उनका घर जल चुका है। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वाज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. Why couldn't I just stay home from school? My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework, and my backpack was gone. I had my life in that backpack. The more I tried to fit in. So next day, Monday, अगले दिन Monday, वो स्कूल गया ऑथर एंड वो क्या कह रहे हैं, व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब फायर स्टार्ट हुआ, ब्रेक आउट करना यानी कोई चीज सडनली स्टार्ट होना, स्टार्टेड सडनली। तो व्हेन द फायर स्टार्टेड सडनली, मैं स्टिल वो ड्रेस पहन के रखा था जो मैं चर्च गया था पहन के। सो जो चर्च की ड्रेस थी मैं वही पहना हुआ था, बट मेरे पास कोई शूज नहीं थे क्योंकि मैंने उनको उतार के फेंक दिया था। किक देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माई होमवर्क। तो जब मैं होमवर्क कर रहा था मैंने उसको उतार के फेंक दिया था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ फायर। वो अनदर दूसरे एक और कैजुअलिटी बन गए फायर के। so, इतनी चीजें जल गई एंड बिकॉज उन्होंने शूज फेंक दिए थे, पहने हुए नहीं था, तो उनका शूज भी कैजुअलिटी बन गया फायर का। कैजुअलिटी का क्या मतलब होता है? कैजुअलिटी आप उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पर्सन इंजर्ड हो जाते हैं या मर जाते हैं किसी एक्सीडेंट में या वॉर में, तो उनको हम कैजुअलिटी बोलते हैं। आपने वर्ड सुना होगा कैजुअलिटीज इन वॉर। तो कैजुअलिटी का मतलब होता है समवन हु इज इंजर्ड और किल्ड। सो यहाँ पे कैजुअलिटी वर्ड का इस्तेमाल वो अपने शूज के लिए कर रहे हैं, एक्सीडेंट और वॉर। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माय आंट। सो मुझे टेनिस शूज बोरो करने पड़े मेरी आंट से। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। मैं क्यों नहीं सिर्फ घर में रह सकता हूँ, स्कूल क्यों जाना है मुझे, मैं क्यों सिर्फ घर में नहीं रह सकता। तो ऑब्वियसली आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में बहुत एंग्जाइटी थी ऑथर को नए स्कूल में जाने के लिए। हाई स्कूल नया था उनके लिए एंड ही स्टार्टिंग एज अ फ्रेशमैन। तो उनको वो टेंशन भी है कि एक नया एनवायरनमेंट है, मुझे इंप्रेशन जमाना है नए लोगों पे। एंड क्योंकि वो नए नए हैं अभी स्कूल में, तो अब उनको लग रहा है मुझे क्यों स्कूल जाना, मेरे साथ ये हो गया एंड प्लस अब स्कूल का अलग प्रेशर है। माई मदर वोंट हियर ऑफ इट। मेरी मम्मी बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं थी। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग। बट मैं पूरी तरह से एम्बेरस्ड था, मुझे बहुत शर्म आ रही थी इन सब चीज़ों से जो कुछ हुआ मेरे साथ, जो मेरा घर जला, मैं इन सब चीज़ से शर्मिंदा था। जो मैं कपड़े पहना था वो वियर्ड लग रहे थे। आई थिंक उनके कपड़े भी जो है बचे नहीं थे, जल गए होंगे। तो आई थिंक वो समहाउ किसी के कपड़े पहन रहे होंगे तो वो कपड़े वियर्ड लग रहे थे उन्हें। उनके पास बुक्स नहीं थी या होमवर्क नहीं था। मेरा बैकपैक वॉज गॉन, बैकपैक जो उनका जल गया था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। मेरी पूरी ज़िंदगी थी उस बैकपैक में। तो उनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो इम्पॉर्टेंट लेट्स से एक 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए हो सकती है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी पूरी लाइफ थी उस बैकपैक में, वो भी चली गई। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट। मैं जितना फिट इन, मैं जितना एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था, जितना अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा था उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उतना ज़्यादा बुरा हो रहा था, उतना ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही थी। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ? That's what it felt like. I didn't want to grow up, change or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. Was I destined? क्या ये मेरी डेस्टिनी है, क्या ये मेरी किस्मत है कि मैं आउटकास्ट रहूँ? आउटकास्ट किसे कहते हैं? आउटकास्ट कहते हैं पर्सन जो सोसाइटी से रिजेक्ट कर दिया जाता है। पर्सन रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, जिसे सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता है बिकॉज उन्होंने कुछ गलती की है या कुछ गलत काम कर दिया है। तो कहते हैं कि आप इस समाज के हिस्सा नहीं हो, तो उनको आप आउटकास्ट कहते हैं। एंड ए गीक, गीक वर्ड का मतलब क्या होता है? गीक बहुत ही पॉपुलर टर्म है। इनफैक्ट लोग इसे दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए भी कहते हैं। इसका मतलब होता है अनफैशनेबल। जो पर्सन अनफैशनेबल है, इसको फैशन सेंस नहीं है। और सोशली इनेप्ट, या उन लोगों को कहते हैं जो सोशली इनेप्ट होते हैं। इनेप्ट का मतलब होता है
जिनके पास कोई स्किल नहीं है। तो सोशली इनेप्ट का मतलब हो गया जिनके पास सोशल स्किल्स नहीं है। सोशल स्किल्स नहीं है मतलब जो थोड़े ऑकवर्ड है, उन्हें पता नहीं लोगों के साथ कैसे बातें की जाती है, कॉन्वर्सेशंस कैसे की जाती हैं। अगर आप उन्हें हाय कहो तो बहुत ऑकवर्डली हाय कहते हैं, तो आप उन लोगों को गीक कहते हैं। तो उसे डर था कि उनकी किस्मत में आउटकास्ट और गीक बनना लिखा रह गया है। दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक, ऐसा मुझे लग रहा था। आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, मुझे बड़ा नहीं होना था, मुझे चेंज नहीं होना था, या मुझे लाइफ हैंडल नहीं करनी थी जिस तरह से अभी वो जा रही थी। इफ इट वाज गोइंग दिस वे, जिस तरह से अभी मेरी लाइफ जा रही है, मुझे इस लाइफ को हैंडल नहीं करना है। मुझे सिर्फ कर्लअप होना है। कर्लअप यानी इस तरह से मुझे अपने आप को ऐसे समेट लेना है, कर्लअप कर लेना है और मर जाना है। सो आई डोंट वांट टू लिव, क्योंकि आई डोंट वांट टू डील विद सो मेनी प्रॉब्लम्स। इज अ टिपिकल टीनेज बिहेवियर, जो आपको लगता है कितना कुछ हो रहा है मेरे साथ, मैं मर क्यों नहीं जाता, मर क्यों नहीं जाती। तो उस तरह से उनको एक फीलिंग आ रही है। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, एवरीथिंग फेल्ट surreal and I wasn't sure what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। मैं स्कूल कैसे ट्रैवल कर रहा था या स्कूल में कैसे घूम रहा था, लाइक अ ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी आप किसे कहते हैं? जो लाइक अ डेड पर्सन, जिसके कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं है, दे आर जस्ट गोइंग विदाउट एनी एम, तो उसको आप ज़ॉम्बी कहते हैं। तो आई वॉज रोमिंग अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, एवरीथिंग फेल्ट surreal। surreal का मतलब होता है अनरियल, एवरीथिंग फेल्ट अनरियल, कि एज इफ मैं कुछ फैंटेसी वर्ल्ड में हूँ, कुछ भी सच नहीं है। एंड मैं श्योर नहीं था कि अब क्या होने वाला है, आई वाज़न्ट श्योर व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ऑफ कोर्स उनके साथ क्या हो रहा है कि अचानक से एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई लाइफ में जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं है, हाउ टू डील विद इट। सडनली अगर आपका घर फॉर एग्जांपल टूट जाए, न्यूज़ में देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग जो है गिर गई है, सडनली इफ दैट हैपन्स, क्या करेंगे आप? आपने कभी प्लान नहीं किया अपनी लाइफ में ऐसा कुछ, तो उनके साथ ऐसा गुजर रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या होगा, व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। उनका जो पूरा प्लान है, लेट्स से एक ईयर प्लान हमारा होता है कि मैं ऐसे एग्जाम्स दूंगा, फाइनली मैं 10th क्लास में जाऊंगा, अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा आगे। ही इज पजल्ड। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, फ्रेंड्स, हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। तो जो भी सिक्योरिटी थी, जो भी मुझे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ऐसा लगता था कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ मेरे पुराने स्कूल में, जो ऐसा महसूस होता है। इनफैक्ट जब आप पुराने होते हो किसी स्कूल में, यू आर ओल्ड स्टूडेंट, तो आप टीचर्स को जानते हो, स्टाफ में डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स को जानते हो, लोगों को जानते हो, तो आपको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है कि आई नो दिस प्लेस, आई फील सेफ। सिमिलरली जो उनके फ्रेंड्स थे, व्हेन यू हैव योर ओन ओल्ड फ्रेंड्स, अगर यू फील सेफ, घर में यू फील सेफ। एंड कैट जो उनकी पेट थी, उनके साथ वो सेफ महसूस करते थे। अब सब उनसे छीन लिया गया है, तो हैज़ ऑल बीन रिप्ड अवे। रिप्ड यानी टॉर्न, टॉर्न का यहाँ पे मतलब हो गया है कि छीन लिया गया है। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever had been burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out fire. The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. But my cat was gone and my heart ached for her. When I walked through, जब मैं अपने घर के तरफ से गुजर रहा था, when I walked through what used to be my house, जो मेरा घर हुआ करता था वहाँ से स्कूल के बाद उस दिन, तो मैं शॉक हो गया ये देख के कितना डैमेज किया है। जो कुछ अगर जला नहीं था तो वो डैमेज हो गया पानी से या केमिकल से, जो जिससे यूज किया गया था आग बुझाने के लिए। एंड ओनली मटेरियल थिंग्स, ओनली चीजें जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी फायर से या इन सब चीजों से, वो थी फोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स और कुछ पर्सनल आइटम जो मेरी मम्मी मैनेज कर पाई थी हीरोइकली रेस्क्यू करने में। तो उनकी मम्मी जो अंदर गई थी 2 बार, चीज़ें बाहर लेके आई, तो उन्होंने जो हीरो की तरह रेस्क्यू किया इन चीज़ों को, उनके अलावा सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी। बट माई कैट वॉज गॉन। बट इवन तो उन्होंने ये सब चीज़ें बचाई, बट मेरी बिल्ली नहीं बच पाई, वो चली गई। एंड मेरे दिल में दर्द है उसके लिए। माई हार्ट एक्ट है यानी दर्द करना। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस. We would have to find a place to live and I would have to go buy some clothes for school. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in smoke. So there was no time to grieve. Grieve करना यानी शोक मनाना। तो शोक मनाने के लिए समय नहीं था। मेरी मम्मी ने मुझे फटाफट घर से बाहर निकाला, रश आउट किया। हमें एक प्लेस ढूंढना था जहाँ पे हम रह सके।
एंड मुझे कुछ नए स्कूल के लिए ड्रेस भी खरीदने थे। हमें कुछ ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे बोरो करने पड़े क्योंकि हमारे पास ना क्रेडिट कार्ड बचा था, ना कैश बचा था, ना ही हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन था ताकि हम कुछ मनी विड्रॉ कर सके। तो इवन दो आपका बैंक अकाउंट में आपने मनी रख रखी है, बट अगर आप बैंक में जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो वो बोलेंगे आप कौन है। इवन दो वो आपका चेहरा देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आपकी कोई अहमियत नहीं है। सो दिस इज़ द रियलिटी एक्चुअली। तो एंड इनफैक्ट ये बहुत इश्यूज होते हैं। इनफैक्ट हम सोचते हैं ना कि जैसे यहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, एंड लेट्स से ठीक है हमने बोला कि कोई नहीं मरा, अच्छी बात है कोई नहीं मरा, लेट्स से, बट हज़ारों लोगों की लाइफ जो है इस तरह से अफेक्ट हो जाती है बिकॉज आपके लिए वो एक दिन का न्यूज़ था कि अर्थक्वेक आया, ये हुआ। अब उनका रियल स्ट्रगल अब स्टार्ट होता है। छोटी से छोटी चीज़ वो नहीं कर पाता, क्योंकि उनके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है। एंड दिस इज़ द रियल चैलेंज। एंड यू कैन इमेजिन योर सेल्फ कि अगर आप के पास पैसे नहीं है एंड आपको पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं पर मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई आईडी नहीं बची है। आप ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास आईडी नहीं है टीटी को दिखाने के लिए। आप कहीं भी नहीं जा सकते और लोगों को बोल सकते हैं कि हेल्प मी, एंड लोग पूछे अच्छा आपकी आईडी बताइए। आप होटल नहीं जा सकते, इनफैक्ट अगर आपके पास घर नहीं, आप होटल नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे भी आईडी लगती है। सो इट्स सच अ डिफिकल्ट सिनेरियो, एंड इन सिनेरियोज में ओनली प्लेस यू कैन गो इज योर फैमिली। तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के पास ही जा सकते हो बिकॉज वही एक ऐसे लोग हैं जो आपसे आईडी नहीं मांगेंगे। सो आई थिंक यू गाइज ऑल्सो शुड थिंक अबाउट ऑल दिस कि आर वी प्रिपेयर्ड एज इंडिविजुअल्स कि अगर ऐसा कुछ हो तो हमारे पास कुछ ऐसा पड़ा हो कि हाँ, इनफैक्ट फॉर एग्जांपल व्हाट यू कैन डू इज कि हैव डिजिटल कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। आप मल्टीपल कॉपीज रख सकते हैं चीज़ों के, आप कुछ कॉपी अपने रिलेटिव्स के पास रख सकते हैं जिन्हें आप ट्रस्ट करते हैं। सो देयर आर मेनी वेज टू डील विद दिस, बट द पॉइंट इज़ कि ये चीज़ें बोल के नहीं आती हैं एंड कैन वी बी प्रिपेयर्ड। सो इनफैक्ट हम जब ये स्टोरीज पढ़ते हैं ना, तो इवन दो स्टोरी का सारांश या समरी या थीम कुछ और हो, बट हमें कुछ कुछ ऐसे आइडियाज ही मिलते हैं कि अरे यार ये तो सोचा ही नहीं कि अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे। सो जस्ट समथिंग टू थिंक अबाउट। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ भस्म हो चुका था, एज वी से कि सब कुछ जल के राख हो चुका था। सो गॉन अप इन स्मोक है ना, जल गया था, या एकदम ही लिटरल हमें इसका मीनिंग देखना है तो सब कुछ धुएं की तरह उड़ गया था। तो ऑल मीन्स द सेम थिंग। That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe, and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. तो उस हफ्ता दैट रबल का मतलब होता है डेब्री, जो मलबा बच जाता है कोई भी तबाही के बाद, उसको आप डेब्री कहते हैं या रबल। तो वो जो मलबा बचा था, जो हमारा घर हुआ करता था उसका मलबा, उसे क्लियर कर दिया गया लॉट से, उसकी सफाई हो गई। एंड इवन दो हमने रेंट किया एक अपार्टमेंट, हमने एक घर रेंट किया नियर बाय, मैं फिर भी उस डेब्री को देखने जाता था, उनको उस डेब्री को साफ करते हुए देखने जाता था, ये इस होप में, इस आशा में कि मेरी जो बिल्ली है वो कहीं मिल जाएगी वहाँ पे। शी वॉज गॉन, वो नहीं मिली उन्हें, एंड ही इज सेइंग कि शी वॉज गॉन, वो चली गई। मैं उसके बारे में सोचता रहता था कि कैसे वो एक वल्नरेबल लिटिल किटन है। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? इट्स अ वेरी गुड वर्ड, इनफैक्ट आपको ये वर्ड अपने वोकैबुलरी में ऐड करनी चाहिए। वल्नरेबल का मतलब होता है व्हेन यू आर एट रिस्क, when you are at risk, when you are at danger, when you feel unsafe, and even vulnerable का मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आप रिवर राफ्टिंग के लिए गए या कुछ वाटर स्पोर्ट्स करने गए एंड आपका जो लेट्स से व्हाट डू वी कॉल इट, वो लाइफ जैकेट फट गया, let's say during the ride somehow it happened, वो फट गया। Now we say you are vulnerable क्योंकि आप at risk है, because गलती से अगर आप डूब गए तो आपके लाइफ जैकेट बचा नहीं पाएगी। That is one way to say vulnerable. Another way to say vulnerable is when you are emotionally vulnerable, and then you don't say I'm emotionally at risk, you are emotionally unsafe. You just say कि you are emotionally weak. So in that scenario vulnerable का मतलब हो जाता है weak. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वल्नरेबल बहुत अच्छा वर्ड है, बट इसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम मतलब समझते हैं। सो व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ इमोशनल वल्नरेबिलिटी, तो उसका मतलब होता है यू आर इमोशनली वीक, यू आर इन अ सिचुएशन व्हेन यू आर नॉट एबल टू हैंडल योर इमोशंस। तो व्हेन यू से माय फ्रेंड इज लिटिल वल्नरेबल बिकॉज शी डिडंट पास हर टेस्ट, in this case he was actually vulnerable because उसका घर बेचारे का जल गया है, and
उसकी बिल्ली खो गई, ही वॉज ऑल्सो वल्नरेबल इमोशनली। तो वो क्या बोल रहा है अभी कि मैं सिर्फ अपनी कैट के बारे में सोच रहा हूँ, कैसे वो वल्नरेबल है, डेंजर में या रिस्क में, बिकॉज छोटी सी किटन है वो। इन दी अर्ली मॉर्निंग वो याद करे कि मॉर्निंग में मैं कैसे उसको डिस्टर्ब करता था, वो अपने बेड से बाहर आती थी एंड वो मेरे पीछे पीछे फिर आती थी, फिर मेरे रोप के ऊपर चढ़ जाती थी और मेरे रोप के पॉकेट में घुस के सो जाती थी। एंड मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, टेरिबली यानी अलॉट। So I'm missing her a lot. It always seems that bad news spreads quickly, and in my case it was no different. Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. I was embarrassed as if somehow I were responsible. What a way to start off at new school. This was not the kind of attention I was looking for. तो ऐसा लगता है कि बैड न्यूज़, जो ख़राब न्यूज़ है, वो सबसे ज़्यादा जल्दी फैलती है, बिकॉज और मेरे केस में भी कुछ अलग नहीं था ये, क्योंकि हाई स्कूल में सबको पता चल गया था, टीचर्स को इंक्लूड करके, कि मेरे साथ क्या हुआ है। दे वर अवेयर ऑफ माई प्लाइट का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। सो आपकी जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उसको आप प्लाइट कहते हैं, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो सबको मेरे इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में पता था। मैं एम्बैरेस था एज इफ कि मेरी वजह से ये हुआ है, तो मैं इतना शर्मसार था या शर्मिंदा था, एज इफ कि मेरी वजह से आग लगी है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। What a way to start off. When we say ना इससे बुरा और क्या हो सकता है, so he's saying in different way, what a way to start off है, क्या तरीका था मेरा अपने स्कूल में स्टार्ट करने का, you know, कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे इस तरह का टेंशन मिलेगा, इस तरह का टेंशन मैं नहीं सोचा था मुझे मिलेगा, या आई वॉजेंट लुकिंग फॉर, मैं इस तरह का टेंशन नहीं चाह रहा था। The next day at school, people were acting even more strange than usual. I was getting ready for gym class at my locker. People were milling around me, asking me to hurry up. I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. There was a big table set up with all kinds of stuff in it, just for me. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, टॉप्स, स्वेट सूट्स। इट वॉज लाइक क्रिसमस। सो अगले दिन स्कूल में लोग बहुत अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। पीपल वर एक्टिंग मोर स्ट्रेंज, ज़्यादा अजीब से व्यवहार कर रहे थे यूजुअल से। मैं रेडी हो रहा था जिम क्लास के लिए अपने लॉकर रूम में, एंड पीपल वर मिलिंग अराउंड मी। मिलिंग का मतलब होता है मूविंग अराउंड इन कंफ्यूज्ड स्टेट, मतलब मेरे आसपास वो बहुत कंफ्यूज स्टेट में मूव कर रहे थे, एंड मुझे बोल रहे थे जल्दी करो। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आई थॉट इट्स स्ट्रेंज, मुझे लगा बहुत अजीब है, बट इन द लाइट ऑफ पास्ट फ्यू वीक्स, बट मेरे साथ जो पास्ट फ्यू वीक्स में हुआ है, अगर मैं उसको लाइट में रखूँ, यानी उसको पर्सपेक्टिव में रखूँ, तो नथिंग वुड सरप्राइज मी। अब कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो मुझे कुछ सरप्राइज नहीं होता कि पीपल अचानक से मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं अजीब तरह से। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे क्या ट्राई कर रहे हैं, शव करने की, मतलब पुश करने की। तो शव यानी पुश, मुझे धक्का दे रहे हैं जिम में जाने के लिए। देन ऐसा हुआ है, तब मुझे पता चला कि क्यों इस तरह से वो मुझे बोल रहे जल्दी करो, मुझे पुश कर रहे जिम में ले जाके। वहाँ पे एक बड़ा सा टेबल सेटअप किया गया था और हर तरह की चीज़ें उस पर रखी हुई थी मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए। दे हैड टेकन अ कलेक्शन, उन्होंने एक कलेक्शन किया था चीज़ों का, एंड उन्होंने क्या चीज़ें खरीदी मेरे लिए स्कूल सप्लाईज, जैसे बुक्स हो गए, स्टेशनरी हो गई, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, अलग अलग तरह के कपड़े, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स। ये क्रिसमस की तरह था। तो क्रिसमस में वेस्ट में फॉर एग्जांपल ट्रेडिशन होता है कि आप एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, तो क्रिसमस ट्री के अराउंड आप सारे गिफ्ट्स के पैकेट्स जो हैं ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं सब एक दूसरे को। सो फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, तो आप तीनों के लिए गिफ्ट लाएंगे। स्पेशली पेरेंट्स बच्चों के लिए गिफ्ट लाते हैं, बट आप बड़े हो गए तो आप मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लाए, अपनी बहन के लिए गिफ्ट लाए, बहन आपके लिए, मम्मी पापा के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे गिफ्ट इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे गिफ्ट इकट्ठा हो गए हैं कि एक क्रिसमस मना रहे हैं। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन, तो मैं ओवरवेल्म हो गया। ओवरकम का मतलब हो गया यहाँ पे ओवरवेल्म, यानी अभिभूत, मैं इमोशन से भर गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी। लोग जो मुझसे कभी बात नहीं कर रहे थे पहले, मेरे पास आ रहे थे, इंट्रोड्यूस कर रहे थे मुझसे, मुझे हर तरह के इन्विटेशंस मिल रही थी उनके घर में आने के लिए। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग, जेन्युइन यानी रियल, ऑथेंटिक। आउटपोरिंग का मतलब होता है आउटबर्स्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो उनका जो ऐसा कंसर्न, उनका जो कंसर्न दिख रहा था, उनका जो कंसर्न से भरा इमोशन जो बाहर निकल के आ रहा था, वो मुझे बहुत टच कर गया, मुझे बहुत
अच्छा लगा। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथेड अ साई ऑफ रिलीफ, एंड उस मोमेंट में, उस इंस्टेंट मैं फाइनली एक गहरी सांस ली, एक रिलीफ की, एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड उस समय पहली बार मैंने ये सोचा कि चीज़ें अब अच्छी हो जाएंगी, थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। यू सॉ कि कैसे एक कम्युनिटी जब एक साथ आती है, यू नो, स्कूल भी, आपकी स्कूल एक कम्युनिटी है, डोंट फॉरगेट दिस। आप ये आई थिंक कुछ सालों बाद रियलाइज़ करेंगे जब आप, यू नो, फेसबुक में टैग करेंगे हमारा ये रीयूनियन, मेरा XYZ रीयूनियन, यू विल चेरिश दिस कम्युनिटी। तो ये जो आप अभी फॉर्म कर रहे हैं ना, आपका जो एक ग्रुप बन रहा है क्लास का या स्कूल का, ये आपकी कम्युनिटी है, ये आपके काम आएगी। एंड ऑफ कोर्स हम कम्युनिटी इसलिए नहीं बनाते कि वो हमारे काम है, हम इसलिए बनाते हैं कि हम उनके काम आए, बट इट मीन्स द सेम थिंग, बट वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट गिविंग बैक। एंड यू सॉ कि कैसे दे आर हेल्पिंग हिम, एंड सडनली उनके दिमाग में कितना कुछ चल रहा था ना, उस ऑथर के, उस बच्चे के दिमाग में कितना कुछ चल रहा था, एंड सडनली उसको एक मोमेंट में फील हुआ कि हाँ, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है लाइफ में। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, इनफैक्ट दिस स्मॉल फीलिंग इज इनफ टू गेट यू आउट ऑफ मैनी सिचुएशंस। इवन गहरी से गहरी बीमारी भी अगर आपको है, अगर आपके अंदर इतनी सी होप आ गई, तो इवन आप बीमारी से ही फाइट कर सकते हैं। एंड आपके पास अगर कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन, आपके अंदर ये थॉट आ गया कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, तो समहाउ आपका माइंड जो है क्लियरली सोचने लगता है, और आपके पास सोल्यूशंस आने लगते हैं। सो इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव थिंग जो उसके साथ हुआ। एंड व्हाट इज सेइंग इन द एंड, आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, मैंने उस दिन फ्रेंड्स बनाए। A month later, I was at my house watching them rebuild it, but this time it was different. I wasn't alone. I was with two of my new friends from school. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. एक महीने बाद मैं जब अपने घर को देख रहा था रिबिल्ड होते हुए, तो इनफैक्ट अगर आप वेस्ट में देखोगे ना, तो इवन वेस्ट में नहीं, इवन हमारे इंडिया में हाउसिंग इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स लाइक दिस, अगर ऐसा होता है कि आपके कंट्रोल में नहीं था, ऐसे एक्सीडेंट्स हो गए, तो आपका इंश्योरेंस मनी मिलता है, एंड यू कैन यूज़ इट टू, यू नो, बिल्ड योर हाउस। आई एम नॉट रियली श्योर कि, यू नो, कितना कवर होता है एक्सपेंसेस, एंड वेदर इट कवर्स योर अंदर की चीज़ें का एक्सपेंस, बट एटलीस्ट घर बनाने का जो एक्सपेंस है वो तो आपका मोस्टली कवर होता है। तो अब शायद हो सकता है कि वो इंश्योरेंस मनी से उनका घर वापस बन रहा है, एंड वो देख रहा है अपने घर को रीबिल्ड होते हुए। बट दिस टाइम इट वाज डिफरेंट, बट ये इस टाइम कुछ अलग था। मैं अकेला नहीं था, आई वाज़न्ट अलोन, मैं अपने दो फ्रेंड्स के साथ था। तो पहले वो जब वो अकेले देख रहे थे, एक महीने बाद अब वो अकेले नहीं देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ देख रहे हैं जो उसके स्कूल में बन गए। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कैसे वो अपने स्कूल को विजिट करते थे, उनके टीचर्स उनको इनकरेज करते थे कि बेटा तुम जाओ, नए स्कूल में इन्वॉल्व हो, नए लोगों से बातें करो। तो कह रहे हैं कि इट टुक अ फायर फॉर मी, मतलब एक फायर इंसिडेंट, आग लगनी पड़ी ताकि मुझे ये रियलाइज़ हो कि मुझे ओपन होना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, कि मेरे जो फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, मेरे अंदर जो भी इनसिक्योरिटी, उसको मैं भूल जाऊं और मैं लोगों से बात करूं। तो एक फायर ने ये किया मेरे लिए बेसिकली, या इट टुक मी अ फायर ने, कि ये करने के लिए एक आग लगानी पड़ी मेरे घर को। इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग, इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन। नाउ आई वाज सिटिंग देयर वाचिंग माय हाउस बीइंग रीबिल्ड व्हेन आई रियलाइज्ड माय लाइफ वाज डूइंग द सेम थिंग। तो मैं वहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ कि मेरा घर जो है बन रहा है, एंड एट द सेम टाइम मेरी लाइफ भी इट्स रीबिल्डिंग। सो आई एम ऑल्सो रीबिल्डिंग माई लाइफ अराउंड दिस न्यू स्कूल, अराउंड these new people. While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see whom it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arms. I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. मैं जब कर्ब पे बैठा था, कर्ब आप रोड के साइड में जो ये रेस प्लेटफॉर्म होता है, इसको आप कर्ब कहते हैं। तो मैं जब कर्ब पे बैठा हुआ था, प्लान कर रहा था नए बेडरूम को, कैसे क्या होगी उसमें चीज़ें, तो मैंने सुना कि कोई पीछे से आ रहा है मेरे पास, मुझे कहता है कि क्या ये आपकी है, दिस इज बिलोंग टू यू। तो मैं जब घूम के देखा कि कौन है वो, तो मैं विश्वास नहीं कर पाया, आई कुडंट बिलीव माई आइज। एक औरत खड़ी थी वहाँ पे मेरी कैट को होल्ड करके। मैं एकदम से खड़ा हुआ,
उचक के खड़ा हुआ, आई लेफ्ट अप, ग्रैब्ड हर, मैंने अपनी कैट को ग्रैब किया उनके आर्म से एंड अपने पास उसको गले लगा लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड एंड रोने लगा उसके ब्यूटीफुल फर, ऑरेंज फर में। शी पर्ड हैप्पीली, वो पर कर रही थी, आवाज़ निकाल रही थी खुश होके। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे हग कर रहे थे क्योंकि उनको ऑब्वियसली पता होगा कि उसके साथ उसकी कैट थी, वो गायब हो गई थी, तो दे आर ऑल्सो हैप्पी नाउ एंड वो जंप कर रहे थे, मतलब खुश हो रहे थे इस सिचुएशन में। तो नाउ यू सी कि जब घर बन गया तो शायद इन लेडी जिन्होंने रखा होगा कैट, तो उनको दिखा कि अच्छा ये घर बन गया, मे भी शायद यही ओनर है, मैं पूछ लेती हूँ। एंड यू सी फाइनली उसकी कैट भी आ गई। सो एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग, यू नो। जब हम बोलते हैं ना कि एक एक्सप्रेशन था जो हमारे बच्चों ने बहुत बोला था कि जब भी मिलता है तो छप्पड़ फाड़ के मिलता है, तो उसका लॉजिक भी यही होता है कि जब चीज़ें अच्छी होने लगती है, जब आप भी पॉजिटिवली चीज़ों को देखते हो एंड चीज़ें जब ट्रैक पे आने लगती हैं, तो इट हैज़ काइंड ऑफ दैट मैग्नेटिक इफेक्ट, यू नो, कि वो बाकी जो चीज़ें भी ख़राब थी उसको भी सही करने लगती हैं, यू नो। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ ए थिंग। तो जो हमें लगता है ना छप्पड़ फाड़ के हमें खुशियाँ मिल रही हैं, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ ए थिंग, कि वो ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट दैट दे कीप अलाइनिंग, है ना, एक से दूसरी चीज़ somehow they come into place. Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Her collar had a phone number on it, but her phones had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. Apparently, ऐसा लगता है कि मेरी कैट जो इतना ज़्यादा डर गई थी, so freaked, यानी freaked का मतलब होता है go mad और या was afraid। यहाँ पे इसका मीनिंग है कि इतना डर गई थी। फ्रीक आउट मतलब पगला जाना या डर जाना। तो इतना ज़्यादा डर गई थी फायर से कि वो 1 मील दूर चली गई दौड़ के। एंड उसके कॉलर में हमारा फ़ोन नंबर था, बट क्योंकि हमारा फ़ोन डिस्ट्रॉय हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ये हमें कॉल नहीं कर पाए। एंड इस वंडरफुल वुमन ने, ये महान औरत ने इतनी ज़्यादा मेहनत की ये पता करने की किसकी कैट है ये, क्योंकि समहाउ इनको पता चल गया था कि ये कैट जो है बहुत ज़्यादा प्यारी है, चहेती है किसी की, और बहुत ज़्यादा मिस करी जा रही है, सोरली यानी हाईली। तो उनको पता था कि कोई ना कोई इसका ओनर है जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उन्हें मिस कर रहा होगा। तो बहुत मेहनत की उन्होंने ढूंढने की कि कहाँ की है ये कैट। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. तो मैं जैसे वहाँ पे बैठा था मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरी कैट कर्ल्ड अप, यानी एकदम कर्ल अप होके मेरे गोद में बैठी थी। सारी जो ओवरवेलमिंग फीलिंग्स थी, लॉस की, जो मेरा नुकसान हुआ, जो ट्रेजेडी हुई, जो ट्रैजिक इवेंट हुए मेरे लाइफ में, सब कुछ ऐसा लग रहा था, सारी फीलिंग सब डिमिनिश हो रही है। डिमिनिश होना यानी कम होती जा रही है या ख़त्म हो रही है, कम होना या गायब होना। तो धीरे धीरे वो गायब हो रही है। आई फेल ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ। अब मैं थैंकफुल था, ग्रैटिट्यूड यानी बीइंग थैंकफुल। तो मैं अपनी ज़िंदगी के लिए थैंकफुल था, मेरे नए फ्रेंड्स के लिए थैंकफुल था, उस स्ट्रेंजर जो वुमन थी उसके काइंडनेस के लिए थैंकफुल था, एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलवेड कैट। और जो तेज़ मेरी कैट जो साउंड कर रही थी, पर कर रही थी मेरी चहेती कैट का, उसके लिए भी थैंकफुल था। माई कैट वॉज बैक, मेरी कैट जो है वापस आ गई थी, एंड सो वॉज आई, मैं भी अब वापस आ गई। तो फाइनली एवरीथिंग दैट ही हैज़ लॉस्ट इज बैक। सो उसके फ्रेंड्स जो नहीं थे अब नए फ्रेंड्स बन गए हैं, जो उनका घर जल गया था अब नया घर बन गया है, एंड फाइनली जो उनकी कैट चहेती थी वो उनको वापस मिल गई। तो इन सब के आने के बाद ही फील दैट आई एम ऑल्सो बैक टू नॉर्मल। इस स्टोरी के ऑथर हैं सैन गॉडियोसो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।